होमोपॉलीसैकेराइड्स कंप्लीट। अब हम बात करते हैं हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स। ये मिटा देते हैं। इसमें हम डिस्कस करेंगे पैक्टिन, काइटिन, इनोलिन, हेमीसेल्यूलोज आदि। सामान्यतः ये पोषण की जगह संरचनात्मक प्रोटीन्स या कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं, और अगर अपन बात करें तो अल्प नहीं, अब ये एक तरीके से अविलेय, ठीक है, क्रिस्टलीय, अविलेय, रंगहीन, स्वादहीन होती है। आयोडीन टेस्ट इनका जो मिलेगा वो अब डार्क ब्लू कलर का नहीं मिलेगा, तो हम यहाँ पे होमो की जगह इसको बोलेंगे हिटेरो। हिटेरोग्लाइकेन्स, अर्थात इसमें ग्लूकोज के अतिरिक्त और भी उत्पाद या ग्लूकोज के अतिरिक्त जैसे कि एसिडिक, जैसे कि एमीन ग्रुप, ये भी इसके अंदर क्या होंगे, ऐड होंगे। और इसमें साइक्लिक या अगर अपन बात करें लीनियर चेन शेप की जगह कैसी मिलेगी, शाखित संरचना जो है वो इसकी मिलेगी। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स जो हम डिस्कस करेंगे वो हो जाता है, फर्स्ट इज पैक्टिन, ठीक है। दूसरा एक डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे काइटिन, और एक डिस्कस हो जाता है इनोलिन, ठीक है। और एक एग्जांपल हम ले लेते हैं हिटेरो में हेमीसेल्यूलोज, ठीक है। उसके अतिरिक्त और अगर अपन बात करें तो हिटेरोसाइक्लिक के लिए हमारे पास आ जाते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लाइकोलिपिड्स। एंड ग्लाइकोलिपिड्स। हालांकि हम इन दोनों पोर्शंस को पॉलीसैकेराइड्स के अतिरिक्त रखते हैं, क्योंकि पॉलीसैकेराइड्स में सैकेराइड्स की ही कॉम्बिनेशन है, यहाँ इसमें सैकेराइड्स के अतिरिक्त प्रोटीन्स का कॉम्बिनेशन है, कार्बोहाइड्रेट का लिपिड के साथ में कॉम्बिनेशन है, इसलिए हम इसको एक अलग पॉइंट के रूप में भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज पैक्टिन। पैक्टिन की अगर हम बात करें तो पैक्टिन जो है वो अपने आप में 3 कंपोनेंट्स या यौगिकों से मिलके बनी हुई संरचना है। फर्स्ट इज पैक्टिक एसिड, पैक्टिक एसिड, सेकेंड इज पैक्टिन एंड प्रोटोपैक्टिन, 3 से मिलके बना हुआ एक तरीके से कॉम्बिनेशन है। पैक्टिक एसिड की अगर हम बात करें तो पैक्टिक एसिड में जैसे हम ग्लूकोज की बात करे थे अल्फा एंड बीटा चेन्स के रूप में, यहाँ पे ग्लूकोज की जगह हम एक नया उत्पाद एसिड, ग्लूको एसिड्स के रूप में यूज में लेंगे, और वो है यहाँ पे अल्फा डी ग्लूट्रोनिक, ग्लूट्रोनिक एसिड, नहीं ग्लूट्रोनिक नहीं, ग्लैट्रोनिक, ग्लैक्ट्रेनिक, TU ग्लैक्ट्यूरोनिक। इसको समझ लीजिए पहले
ये वैसे मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज में समझा चुका हूँ इलेक्ट्रॉनिक को। दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, 1 2 3 4 5 6। ये इस पे जुड़ रहा है एल्डिहाइड ग्रुप OH H OH 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 H OH H H एंड H, ठीक है। दैट इज ग्लूकोज। कौन सा? डी ग्लूकोज। डी ग्लूकोज। इसी के कुछ डेरिवेटिव्स मैं आपको बता देता हूं, 2 तो मैं बता चुका। अगर हम यहां पे ध्रुवण कॉज कर देते हैं तो वो हो जाता है मैनोज। यहां पे अगर हम 4 नंबर कार्बन पे ध्रुवण कॉज कर देते हैं वो बन जाता है ग्लैक्टोज। यहीं अगर 1 नंबर की जगह 2 नंबर पे एल्डिहाइड की जगह कीटो डाल देते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? फ्रक्टोज में। वहीं अगर अपन 2 नंबर कार्बन पे OH ग्रुप के स्थान पर एमिनो ग्रुप को जोड़ देते हैं, एमिनो, तो ये हो जाता है एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। ठीक है, अगर हम एमिनो ग्रुप को यहां पे जोड़ देते हैं। ये है हमारे कुछ डेरिवेटिव्स। अब अगर हम इसी की एमीन की जगह एसिड से, कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो दोनों में अंतर देखिए। 1 नंबर कार्बन जो है यहां पे, 1 नंबर कार्बन जो है, इस कार्बन पे अगर अपन इसकी रिएक्शन OH से करवाते हैं तो ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा? डेट इज C 2 3 4 5 6, ठीक है। और ये हो गया OH H OH 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 H। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर कार्बन पे ग्रुप से एक्स करवाते हैं एसिडिक में, ये कन्वर्ट हो जाता है COOH। अगर ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है या जुड़ जाता है तो इसको हम बोलते हैं, क्योंकि ग्लूकोज चेंज हुआ है, दैट इज ग्लूकोनिक एसिड। डाइवर्जेंस को समझिए ढंग से। अगर यहां पे एल्डिहाइड ग्रुप की जगह एक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है तो यही संरचना क्या कहला रही है? डी सीरीज है, डी ग्लूकोनिक एसिड। क्लियर है? वहीं अगर ये संरचना 1 नंबर की जगह 6 नंबर कार्बन पे कॉज होती है और 6 नंबर कार्बन जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, अर्थात CH2OH में से हम एक HO ऑक्सीजन को जोड़ के एक वाटर मॉलिक्यूल को निकाल दें तो ये संरचना बनती है, जिसके 1 नंबर पे एल्डिहाइड और 6 नंबर पे अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है तो दैट इज क्या नाम दिया हमने? ग्लूट्यूरोनिक एसिड। हिंदी में लिख देता हूं ग्लूट्यूरोनिक एसिड, दैट इज ग्लाइकोनिक एसिड, दैट इज ग्लूट्यूरोनिक एसिड। ये कन्वर्जन किस में हुआ है? ग्लूकोज में। इसी तरीके से मैनोज में और इसी तरीके से ग्लैक्टोज में। ग्लैक्टोज में क्या अंतर है? ग्लैक्टोज में कार्बन नंबर 4 में OH को अगर मैं इधर की तरफ ला दूं तो ये OH में इधर लाते ही ये किस में कन्वर्ट हो गया? अब ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो गया? दैट इज डी ग्लैक्टोज। किस में कन्वर्ट हो गया? ग्लैक्टोज में। और इस ग्लैक्टोज में जब कार्बोक्सिलिक एसिड किस पे कार्बन पे है? 1 नंबर कार्बन पे है, तो ये यहां पे ग्लूकोनिक एसिड की जगह क्या कहलाएगा? डी ग्लैक्टोनिक एसिड।
ढंग से समझना, कंफ्यूज नहीं होना, मैंने दोनों नाम लिखे हैं। जब यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्लूकोज मॉलिक्यूल पे ऐड हुआ था तो उसको हम नाम दे रहे थे ग्लूकोनिक एसिड। ये डी तो हमने यहाँ पे विन्यास लिखा है उसके ध्रुवण का, ठीक है। दूसरा, अगर यही कार्बोक्सिलिक एसिड ग्लैक्टोज पे ऐड होता है दैट इज ग्लैक्टोनिक एसिड, दैट इज ग्लैक्टोनिक एसिड। और वहीं अगर ये कार्बोक्सिलिक एसिड एक नंबर के स्थान पे 6 पे जाता है तो ग्लूकोज को तो हमने कहा ग्लूटोरोनिक एसिड और ग्लैक्टोज को हम कहेंगे ये रहा ग्लैक्टूरोनिक एसिड। दैट इज ग्लैक्टूरोनिक एसिड। क्लियर है? तो यहां सारे क्लियर्स डाउट्स दूर हो गए। दैट इज ग्लैक्टूरोनिक एसिड, अर्थात इस ग्लैक्टोज की श्रृंखला पर कार्बन नंबर 1 पर है एल्डिहाइड और कार्बन नंबर 6 पे कौन जुड़ा हुआ है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा होता है। तो यहां पे अगर अपन पैक्टिक एसिड की बात करें तो अल्फा डी ग्लैक्टोरोनिक एसिड की चेन है ये। क्लियर है? दूसरा, इस चेन में बॉन्डिंग कौन सी है? इसमें है अल्फा 1 4 लिंकेज, वो हाँ अल्फा 1 4 लिंकेज इसके अंदर पाई जा रही है। अल्फा 1 4 लिंकेज इसके अंदर पाई जा रही है। अब इससे ज्यादा अगर अपन जाएं तो दूसरा हमारा आता है पैक्टिन, और पैक्टिन के अंदर क्या चेंजेज हो रहा है कि ये जो मिथाइल कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है इसका यहां पे क्या हो रहा है? एस्ट्रिफिकेशन। तो यहां पे डायग्राम देख लेते हैं एक बार पैक्टिक एसिड का। पैक्टिक एसिड का डायग्राम पैक्टिक एसिड में वैलेंसीज कंप्लीट करें। ऑक्सीजन कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5 और कार्बन 6। कार्बन कार्बन ऑक्सीजन कार्बन 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 कार्बन, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई। अब इसके वैलेंसीज कंप्लीट करें तो कार्बन नंबर 1 पे हम कह रहे हैं अल्फा। अल्फा का मतलब हो गया नीचे हाइड्रोक्सिल राइट में और हाइड्रोजन, और ये ग्लैक्टोज है, ध्यान रखना ये ग्लूकोज नहीं है, ग्लैक्टूरोनिक एसिड है। इसका मतलब ये हो गया OH और ये हो गया H। ग्लैक्टोज में कार्बन नंबर 4 पे ध्रुवण था, ग्लूकोज में OH नीचे होता, दैट इज OH H। ये हो गया HOH और इसको बना दीजिए कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यहाँ पे CH2OH की जगह कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड, हाइड्रोजन OH H। दैट इज अल्फा डी ग्लूटोरोनिक एसिड, क्योंकि कार्बन नंबर 6 के ऊपर यहां पे कौन जुड़ा हुआ है? एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है। क्लियर है? अब इसमें बॉन्डिंग हमने कौन सी बताई? अल्फा 1 4। तो अल्फा की बात करें तो यहां पे एग्जाम्पल डायग्राम टेढ़ा बनेगा क्योंकि ग्लूटोरिनिक एसिड है, अल्फा पोजीशन है, दैट इज अल्फा। तो OH को हटाइए, एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को आउट कीजिए और यहां पे बन गया ये ऑक्सीजन सेतु। ठीक है, यहां पे बन गया ऑक्सीजन सेतु। वापस OH को हटाइए,
तो डायग्राम दो तरीके से बना सकते हैं, ये गया ऑक्सीजन, ये ऊपर जाके ये इससे जुड़ गया। तो इसमें से कोई सा भी डायग्राम डायरेक्ट बना दीजिए, घुमा के बना दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। हमारी वैलेंसी पूरी होनी चाहिए। तो यहाँ पे हो गया अल्फा 1 कार्बन का कार्बन नंबर 4 के साथ में लिंकेज, ये भी किसका हो गया, अल्फा 1 4 का लिंकेज, ठीक है, सेम ही श्रृंखला है। और यहां अपन इसके नंबर की बात करें तो मल्टीपल कॉपीज है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इस पोजीशन से यहां तक इसको क्या लिख सकते हैं, N, दैट इज पैक्टिक एसिड। सेकेंड इसी के अंदर पैक्टिन और पैक्टिक एसिड सेम है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही, लेकिन इसमें एक चेंज ये आ रहा है कि पैक्टिक जो सब्सटेंस है उसमें अल्फा डी ग्लूटोरोनिक एसिड के क्या मिल रहे हैं, एस्ट्रिफिकेशन हो रहा है। और इस एस्ट्रिफिकेशन के कारण यहाँ पे एस्ट्रिफिकेशन की अगर अपन बात करें तो ये एस्ट्रिफिकेशन हो गया CH3 ऑक्सीजन, और ये हो गया इसका प्रतिस्थापी समूह, ये बन रहा है ना COH। तो यहाँ इसका एस्ट्रिफिकेशन हो गया, मतलब एक प्रतिस्थापी ग्रुप ने R को क्या कर दिया, सॉरी H को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ पे यही श्रृंखला, तो इस श्रृंखला की अगर अपन बात करें तो ये हो गया, यहाँ इसको सुधार दूं, ये तो है पूरी संरचना किसकी, पैक्टिक एसिड की। तो ये हो गया COR डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O R, डबल बॉन्ड O R, दैट इज पैक्टिन चेन। पहला वाला हो गया पैक्टिक एसिड क्योंकि उसमें एसिड था, और यहां पे इसके एस्ट्रिफिकेशन की वजह से यहां पे इसके क्या मिल गए, एस्टर मिल गए, एस्टरीकरण। ठीक है, नेक्स्ट प्रोटियोपैक्टिन की अगर अपन बात करें तो इसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। इसमें ये दोनों के दोनों जो हैं, पैक्टिक अम्ल और पैक्टिक, इनके अणु जो है वो आपस में जुड़कर और एक लार्ज संरचना बना लेते हैं, ठीक है। और इनके लार्ज मॉलिक्यूल जो हैं किसके, पैक्टिक एसिड, ये तो प्योर हो गया अल्फा डी ग्लूटोरोनिक एसिड, और पैक्टिक के अंदर क्या हो गया, पैक्टिक में क्या है, अल्फा डी ग्लूटोरोनिक एसिड के एस्टर्स। और अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, प्लस कर दें, तो ये जो दोनों जुड़कर एक संकुल संरचना बनाते हैं, दैट इज प्रोटोपैक्टिन, ठीक है। और ये जो है कार्बोहाइड्रेट्स, ये अनेक फलों में, कच्चे फलों में, जैसे कि नाशपाती, एप्पल, उनके अंदर पाए जाते हैं। अर्थात वो फल जिनकी फल भित्ति या मीजोफिल जो है उसके अंदर क्या मिलती हैं, स्क्लेरेनकाइमा सेल्स डिजाइन होती हैं, उनके अंदर ये स्टोरेज के रूप में पाया जाता है। जल के लिए एगुलेनशील है या अपघटनशील है, और अगर अपन इसका अपघटन करते भी हैं तो ये सिंपल मोनोसेकेराइड्स के रूप में प्राप्त होता है, और इसकी यूनिट्स हैं अल्फा डी, अल्फा भी हटा दीजिए, डी ग्लूटोरोनिक एसिड के रूप में ये प्राप्त होता है। पैक्टिन की अगर अपन बात करें तो पैक्टिन जो है वो पादप कोशिकाओं में या नवजात कोशिकाओं में पर्ण मध्योतक नहीं, गलत बोल दिया, कोशिकाओं के बीच में जो मिडिल लेमिला, मध्य पटलिका का मुख्य सब्सटेंस है। और क्या बोलते हैं, सेकेंडरी डिवीजन के बाद या सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के रूप में जो जटिल कोशिकाएं हैं, जैसे कि पेरेनकाइमा सेल्स के बाद अगर अपन कहें तो स्क्लेरेनकाइमा टाइप सेल्स, उनकी भित्तियों पर आंतरिक रूप से क्या होता है, इसका डिपोजिशन पाया जाता है। तो ये पैक्टिन का डिपोजिशन हमें हार्ट टिश्यूज में मिल जाएगा, जाइलम्स में मिल जाएगा, फ्लोएम फाइबर्स में मिल जाएगा। उसके अलावा हाइपोडर्मल सेल्स, कॉर्टिकल सेल्स, उनके अंदर ये डिपोजिशन के रूप में पाया जाता है, जो कि संरचनात्मक संरचना बनाता है। क्लियर है। दूसरा एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले सकते हैं काइटिन। काइटिन की हम बात करें तो काइटिन जो है ये नॉन कोऑर्डिनेट्स, एग्जाम्पल ले तो आर्थ्रोपोडा में भी इंसेक्टा वर्ग की अगर अपन बात कर रहे हैं तो इसमें जो कीट पतंगों को लिया गया है उसके बाह्य कंकाल,
काइटिन का बना होता है। उसके अतिरिक्त प्लांट्स में भी अगर अपन इसको लें तो फंगस की आउटर मेम्ब्रेन जो है उसमें ये काइटिन जो है वो सब्सटेंस के रूप में पाया जाता है, क्योंकि उसमें सेल्यूलोज जो है वो एब्सेंट होता है। उसमें हम फंगल सेल्यूलोज के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है, दैट इज काइटिन। एक्चुअली में काइटिन जो है वो सेल्यूलोज के ही समान, या हम कहें तो सेल्यूलोज का ही एक तरीके से क्या है, डाइवर्जन है या डेरिवेटिव के रूप में पाया जाता है काइटिन। इसमें अगर अपन कहें, स्पेलिंग ठीक कीजिए, CHITIN, ठीक है। तो ये सेल्यूलोज के बिल्कुल समान है और इसके अंदर मेनली जो आ रहा है, जो मैंने अभी डायग्रामेटिकली बताया था, एन एसिटाइल डी एक तरीके से ग्लूकोसामिन, डी ग्लूकोसामिन, डी ग्लूकोसामिन इसके अंदर मिल रहा है। तो समझिए वो किससे मिला, सेल्यूलोज किससे बन रहा था, अल्फा डी ग्लूकोज से। तो यहां पे अल्फा डी ग्लूकोज की संरचना बनाइए, 1 2 3 4 5 6, डबल बॉन्ड O H, ठीक है, OH H OH 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 H H OH H, ठीक है। इस सारे में दैट इज डी ग्लूकोज, डी ग्लूकोज। यहां जस्ट अभी मैंने बताया था कि संरचना चेंज हो रही है कौन सी, कार्बन नंबर 2 पे अगर हम कार्बोहाइड्रेट एमीन अगर बॉन्ड बना रहे हैं तो यहां पे जो ही हम इसको एमिनो से जोड़ेंगे तो दैट इज NH2, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ग्लूकोज की जगह क्या कहलाएगा, दैट इज ग्लूकोसामीन, एन एसिटाइल ग्लूकासामीन, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। और इसकी कर्व बनाए तो इसका ये मिटा देता हूं, इसको नीचे लिख देता हूं ग्लूकोसामीन को, डी ग्लूकासामीन, डी ग्लूकासामीन। कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 6, तो 6 पे तो CH2OH ग्लूकोज है इसलिए हाइड्रोक्सिल रहेगा नीचे, अल्फा है तो हाइड्रोक्सिल रहेगा नीचे। यहां पे OH के स्थान पे हाइड्रोजन तो रहेगा, OH के स्थान पे कौन जुड़ गया, एमिनो ग्रुप। ठीक है, तो ये हो गया एन एसिटाइल ग्लूकासामीन। और इन दोनों के बीच में जो चेन बनाएंगे वही हो गया हमारे एन एसिटाइल, इसको बीटा बना देते हैं, दैट इज OH, ये भी हो गया OH। ठीक है, तो यहां पे बॉन्डिंग हो गई OH, दैट इज बीटा 1 किसके साथ, 4 के साथ में लिंकेज,
बीटा 1 4 लिंकेज जो है वो हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, एक एग्जाम्पल और हमारे पास यहाँ पे बच रहा है, इनुलिन। इनुलिन, इनुलिन के लिए अगर अपन कहें तो इनुलिन के अंदर केवल और केवल डी फ्रक्टोज, बीटा डी फ्रक्टोज की यूनिट्स हैं, और डी फ्रक्टोज की अगर हम बात करें तो डी फ्रक्टोज हो गया ये। कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, डायग्राम अपन को वहाँ दिखाना ही पड़ेगा, ये यहाँ कंप्लीट नहीं होगा। वैसे दिखा देता हूँ ब्लू पेन से। दैट इज़ कार्बन नंबर 1, ये हो गया कार्बन नंबर 2, ठीक है। लेकिन यहाँ इसका दर्पण समावेवी कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है। तो यहाँ अगर अपन इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर रहे हैं तो अभी तो हम इन दोनों के बीच में क्या दिखा सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड दिखा सकते हैं, वो सॉरी ऑक्सीजन सेतु को दिखा सकते हैं। दैट इज बीटा 1 एंड 2 कनेक्शन। लेकिन इसको मिटा रहा हूँ मैं अभी।
कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, इसको हटा देता हूँ। ठीक है, ये दोनों के दोनों हो गए कौन से, डी फ्रक्टोज। तो डी फ्रक्टोज के बीटा बीटा पोजीशन के ऊपर जब हम इन दोनों के बीच में बॉन्ड्स बनाएंगे, सी सी के बीच में देयर आर ऑक्सीजन क्या बोलते हैं ब्रिज, ये हो गया बीटा 1 2, बीटा 1 2 लिंकेज। तो आज इन एग्जाम्पल्स में हमने ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स को ढंग से समझ लिया है पूरा। तो ये हमारे पास डायग्राम किसका हो गया, चेन इनुलिन का। और इनुलिन की अगर अपन कहें तो ये अनेक जो मतलब पादप हैं, डाइकॉट्स लाइक लहसुन, प्याज, ठीक है, ये ब्रेसिकेसी कुल के जो सदस्य हैं उनके अंदर ये सेलुलोज के साथ, ये सेलुलोज के स्थान के ऊपर इनुलिन जो है वो पाया जाता है स्टोरेज के रूप में। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, फिर हम डिस्कस करते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स।